हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। तो अगर ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो जब भी कोई कस्टमर आता है उसकी हम सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं ना, सिबिल स्कोर चेक करते हैं। तो ये उसी के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है हमारा। सिबिल स्कोर कैसे निकलता है, क्या होता है, क्यों सिबिल स्कोर की ज़रूरत हुई, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ है, उन सभी बातों के बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, एक गुड क्रेडिट स्कोर किसे कहेंगे, और क्रेडिट स्कोरिंग इवेल्युएट कैसे हुई, कैसे कैसे ये डेवलप हुई है, कैसे कैसे ये इंट्रोड्यूस हुई है। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है, व्हाई क्रेडिट स्कोरिंग, और हमें क्रेडिट स्कोरिंग की ज़रूरत क्यों है। अगर हम इन बातों का जवाब देखने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आए क्रेडिट स्कोरिंग होती क्या है, कि क्रेडिट स्कोरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, होता क्या है, जब भी कोई कस्टमर लोन लेने के लिए आता है आपके पास में, तो मान लीजिए पहले का जो टाइम था उसमें लोन लेने के लिए आपके पास आता है, तो अब कस्टमर को आपने देखा, अब आप खुद पता करिए कि इसकी हिस्ट्री कैसी है, पास्ट में इसने कभी किसी बैंक से लोन लिया है कि नहीं लिया है। अगर आप उससे पूछेंगे, वो हो सकता है झूठ बोल दे। अगर वो झूठ बोल देगा तो आप पता नहीं कर पाओगे इसने पहले लोन लिया है कि नहीं लिया है। तो इस वजह से क्या होता था कि आप इसको लोन पास कर दोगे, जबकि हो सकता है कि इस कस्टमर ने 2-3 साल पहले किसी और बैंक से लोन लिया और उसके पैसे नहीं वापस किए अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसने झूठ बोल करके लोन आपसे ले लिया। तो इस मतलब उसका कहने का हमारा ये है कि अगर हमें किसी कस्टमर की क्रेडिट की हिस्ट्री मिल जाए कि पहले उसने कब कब लोन लिया है, कभी डिफ़ॉल्ट किया है कि नहीं किया है, क्या ये टाइमली रीपेमेंट करता है कि नहीं करता है, ईएमआई भरता है कि नहीं भरता, अगर ये बातें हमें पता चल जाए तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम इस कस्टमर को लोन दें या ना दें, या कम इंटरेस्ट रेट पर दें या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर दें, रिस्क कितना है, ये सारी बातें हमें क्लियर हो जाएंगी अगर हमें उसकी हिस्ट्री पता चल जाए। तो उसकी किसी कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री को जानने का ही पर्पज़ जो है हम क्रेडिट स्कोरिंग से पता करते हैं। अगर किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर, नॉर्मली जो फ्रेंड्स जो क्रेडिट स्कोर होता है 300 से लेकर 900 के बीच में 3 डिजिट की नंबर होती है। ये 3 डिजिट की नंबर होती है, 300 से 900 के बीच में इसकी वैल्यू रेंज करती है। अब अगर किसी कस्टमर का स्कोर जो है मान लीजिए 350 है और एक कस्टमर है जिसका स्कोर 850 है, तो 850 वाला बहुत अच्छा कस्टमर है और 350 वाला बेकार कस्टमर है, डिफ़ॉल्टर है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। तो होप है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रेडिट स्कोर में सिबिल स्कोर की ही एक तरीके से बात करते हैं। कंपनियां कई हैं, 4-5 कंपनियां हैं जो कि इसको क्रेडिट स्कोर देती हैं हमें, आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है और क्रेडिट स्कोरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ किया है यहाँ पर। व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द कस्टमर एंड बैंक थ्रू क्रेडिट स्कोरिंग, और क्या क्या फ़ायदे हैं हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं कस्टमर को और बैंक को अगर हमें क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में पता चल जाता है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है एलन ग्रीनस्पैन का, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरल रिजर्व बोर्ड न्यूयॉर्क में। 1996 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है फ्रेंड्स, वैसे ही अमेरिका में आपका फेडरल रिजर्व होता है, ठीक है। तो उसके प्रेसिडेंट थे, जैसे हमारे यहाँ पर गवर्नर होते हैं वैसे वहाँ पर प्रेसिडेंट थे एलन ग्रीनस्पैन। उन्होंने कहा था कि वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ दीज रेगुलेटेड एंटिटीज, यानी बैंक जो होते हैं, इज टू टेक रिस्क। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो बैंक होते हैं उनका बेसिक क्या है, इकोनॉमिक फंक्शन क्या है, रिस्क लेना, टू टेक रिस्क। बैंकों को रिस्क लेने के लिए ही बनाया गया है एक तरीके से। अगर हम इफ़ वी मिनिमाइज रिस्क टेकिंग इन ऑर्डर टू रिड्यूस फेलियर रेट टू जीरो, अगर हम रिस्क लेने की जो इनकी क्षमता है उसको मिनिमाइज करते हैं ताकि जो फेलियर है वो जीरो हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बात को एश्योर करने लगें कि कोई भी ऐसा लोन हम ना पास करें जो कि रिटर्न ना हो, यानी सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मान लीजिए हम लोन देंगे तो वो रीपेमेंट ज़्यादातर कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि अपना फेलियर रेट तो जीरो कर दिया, फेलियर रेट जीरो कर दिया और उसकी वजह से रिस्क मिनिमाइज तो हो गया। लेकिन अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो बाय द डेफिनेशन वी हैव एलिमिनेटेड द पर्पज ऑफ बैंकिंग सिस्टम। अगर हम ऐसा करते हैं कि भाई हम फेलियर रेट को जीरो कर देंगे, सभी हमारे पैसे लौटा दें और रिस्क को एकदम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमने बैंकिंग सिस्टम का जो उद्देश्य है, जिस पर्पज़ के लिए बैंकिंग को बनाया गया था, वो पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। यानी बैंकों के होने ना होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने सिर्फ उन्हीं को लोन देना है जो आपको पैसे लौटाएंगे और किसी और को लोन ही नहीं देना है, तो फिर बैंकिंग के होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इनका कहने का मतलब ये था। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बेसिक इकोनॉमिक फंक्शन है किसी भी बैंक का, वो क्या है, रिस्क को लेना, रिस्क लेना होता है।
और अगर हम रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, कैसे मिनिमाइज करेंगे कि फेलियर रेट जीरो हो जाए, मतलब जिसको भी हम लोन दें वो हमारा पैसा लौटा दें, ऐसी अगर हम कोशिश करेंगे तो रिस्क हमारा मिनिमाइज तो हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम के पर्पज को ही ख़त्म कर दिया है। अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर सारे के सारे लोन केवल सैलरीड लोगों को देंगे आप, तो देश की तरक्की कैसे होगी आप बताइए ना। आम आदमी को पैसा कैसे मिलेगा और बैंकिंग कैसे रहेगी, फिर बैंकिंग का कोई पर्पज ही नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही जोर दिया हुआ है कि अबव स्टेटमेंट में एम्फेसाइज की गई है नीड फॉर बैंक टू टेक रिस्क। तो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि बैंकों को रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो एज सेड बाय मिस्टर ग्रीनस्पैन ने जैसा कहा है कि रिस्क इज एम्बेडेड इन एवरी एक्शन एंड इन एक्शन एंड द बेस्ट वे टू काउंटर रिस्क इज टू मैनेज रिस्क इन प्रोफेशनल वे। तो मतलब एलन ग्रीनस्पैन ने ये जो कहा हुआ है यहाँ पर, मिस्टर ग्रीनस्पैन ने कहा हुआ है कि रिस्क जो है हर एक्शन, बैंक के हर एक्शन और इन एक्शन में रिस्क ऑलरेडी छुपा हुआ है, एम्बेडेड है उसमें। तो बेस्ट तरीका होगा कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए कि हम उसको प्रोफेशनल वे में मैनेज करें, ना कि मतलब जो है रिस्क लें ही ना। हमें रिस्क को काउंटर करने का क्या तरीका करना चाहिए कि हम इसको प्रोफेशनल वे में मैनेज कर लें। टू मैनेज द रिस्क, और रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें समझना होगा कि रिस्क कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए। रिस्क को कभी जीरो नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, इसको मैनेज या मिटिगेट किया जाता है, कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप फिर से ये मॉड्यूल बी, BFM का मॉड्यूल बी अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर कितने टाइप के रिस्क होते हैं, क्या कैसे होता है, पूरी कहानी हमने अच्छे से समझी हुई है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है, क्रेडिट स्कोरिंग क्यों होती है, इससे कस्टमर को या फिर बैंक को क्या फ़ायदा होता है, इन सभी बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं। उसमें हमने देखा कि एलन ग्रीनपास, ये स्टेटमेंट और समय वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जिक्र है इसलिए याद ध्यान दे दीजिए बस, कोई ज़रूरी नहीं कि पूछा जाए वहाँ पर, या पूछ सकते हैं तो एलन ग्रीनस्पैन ने ये डेफिनेशन दी थी, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बैंकों का बेसिक फंक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक फंक्शन बेसिक होता है रिस्क लेना। और अगर हम जो है रिस्क मिनिमाइज करने के चक्कर में फेलियर रेट को जीरो करेंगे ताकि रिस्क मिनिमाइज हो जाए, तो हमने क्या किया, बैंकिंग सिस्टम के पर्पज को ही ख़त्म कर दिया है अगर हम ऐसा करना चाहते हैं। ये बात किसने बोली थी, एलन ग्रीनस्पैन ने, जो कि प्रेसिडेंट है फेडरल रिजर्व बोर्ड के। मैंने आपको बताया फेडरल रिजर्व क्या है, जैसे हमारे यहाँ RBI है वैसे वहाँ पर फेडरल रिजर्व है, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर होते हैं रघुराम राजन वगैरह जैसे थे, वैसे ही वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये एलन ग्रीनस्पैन थे उस समय पर 1996 में, तो उन्होंने ये बात कही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलन ग्रीनपास यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि बैंकों को रिस्क लेना चाहिए, इस बात पर उनका जोर है। और ये भी कहा कि जो है मतलब हर एक्शन और इन एक्शन में जो भी बैंक एक्शन लेता है उसमें रिस्क जो है ऑलरेडी एम्बेडेड होता है। तो रिस्क को कम करना है, काउंटर करना है, तो उसका तरीका ये है कि हम इसको प्रोफेशनल वे में रिस्क के साथ डील करें। टू मैनेज द रिस्क, रिस्क को मैनेज करनी है, वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ, हमें रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क को के कितने टाइप हैं उसको समझना पड़ेगा, और इसको कैसे मिटिगेट या कम करते हैं उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। बेसिकली टाइप ऑफ रिस्क। और एक और बात है कि जो कारपोरेट रिस्क में जो रिस्क अवेलेबल, कारपोरेट क्रेडिट यानी कि अगर आप बड़े कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो जो रिस्क है वही रिटेल क्रेडिट में भी रिस्क वो अप्लीकेबल होता है। कारपोरेट लोन और रिटेल लोन, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिटेल का मतलब होता है जो इंडिविजुअल को लोन हम देते हैं, कारपोरेट लोन का मतलब जो इंडस्ट्रीज बड़े बड़े कारपोरेट्स को हम लोन देते हैं वो होता है। तो कहने मतलब ये कि रिटेल में रिटेल क्रेडिट हो चाहे कारपोरेट क्रेडिट हो, जो रिस्क है वो सभी में कॉमन होता है। अब कौन कौन से रिस्क हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो बेसिकली यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में हम जो रिस्क फेस करते हैं वो बेसिकली 4 रिस्क हैं फ्रेंड्स आपकी। पहला क्रेडिट रिस्क, दूसरा बिजनेस रिस्क, तीसरा मार्केट रिस्क और चौथा ऑपरेटिंग रिस्क होता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क का क्या मतलब है, कस्टमर जो है पैसे हमारे वापस नहीं कर पा रहा है, वो आपका क्रेडिट रिस्क हो गया। कस्टमर फेल्स टू पे, अगर कस्टमर हमारे पैसे वापस नहीं कर पा रहा है तो वो आपका क्रेडिट रिस्क हो गया। हमने लोन दिया 10 लाख रुपए का और कस्टमर ने पैसे एक भी EMI चुकाई नहीं या थोड़ी बहुत चुकाई, उसके बाद में देना बंद कर दिया, तो वो क्रेडिट रिस्क हो गया। फिर आता है आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कब आता है फ्रेंड्स, लूजिंग मनी ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी। बिजनेस रिस्क तब होता है जब किसी बैंक ने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत निर्णय ले लिया या कोई गलत स्ट्रेटजी जो है बना दी, जिसकी वजह से पैसे का अगर लॉस हो जाता है तो उसे फ्रेंड्स बिजनेस रिस्क कहते हैं। हमने मनी का लॉस हुआ ड्यू टू रॉन्ग स्ट्रेटजी। इसका बिजनेस रिस्क का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, बैंक से रिलेटेड नहीं है, मोबाइल इंडस्ट्री में है। देखिए नोकिया जो कंपनी थी पहले काफ़ी फेमस थी, फिर इन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम एंड्रॉयड ऐप के साथ नहीं जाएंगे। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसके साथ ना जाने का फ़ैसला लिया, और ये फ़ैसला इनको इतना महंगा पड़ा कि उसकी वजह से सैमसंग मार्केट में एकदम पूरी तरह से छा गया, और नोकिया धीरे धीरे मतलब एकदम इतना गलत डिसीजन था कि शायद नोकिया जो है ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई। केवल सिर्फ फैसला सिर्फ इतना था, इन्होंने इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हम एंड्रॉयड ओएस नहीं यूज करेंगे बल्कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। तो ये है बिजनेस रिस्क। अब इतना बड़ा रिस्क है, अब आप समझिए कि बिजनेस एक छोटा सा फैसला गलत हो गया, उसके बदले में पूरी की पूरी कंपनी जो है किनारे लग गई। तो ये है बिजनेस रिस्क का एक एग्जाम्पल। मार्केट रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स आपका? चेंज इन मार्केट प्राइस। मार्केट रिस्क जो भी मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंज होना, उसकी वजह से मार्केट रिस्क होता है। ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क आपका प्रोसीजर या प्रोसेस में फेलियर या फ्रॉड वगैरह हो जाना, आपका ऑपरेटिंग रिस्क कहिए या ऑपरेशनल रिस्क, दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स। ओके, तो 4 तरीके के रिस्क हैं जिनको रिटेल में हम फेस करते हैं। क्रेडिट रिस्क हो गया, बिजनेस रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया और ऑपरेटिंग रिस्क हो गया। तो ये 4 रिस्क हमने जान लिया। अब इनको मैनेज करने के लिए भी हमें समझना पड़ेगा। टू ओबिविएट द above risk and to have a region based and professional appraisal mechanism for sanctioning of retail loans, the concept of credit scoring was introduced by बैंक। तो इन्हीं रिस्क को, जो ऊपर हमने 4 रिस्क पढ़े, इनको कम करने के लिए और एक प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म रखने के लिए, मतलब अप्रेजल किसी भी लोन को सैंक्शन करने के लिए अप्रेजल किया जाता है, उसको देखा जाता है कि लोन जिसको दे रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। उसी चीज़ को सही से मतलब प्रोफेशनल तरीके से सैंक्शनिंग मेथड को, रिटेल लोन को सैंक्शन करने के लिए, अप्रेजल करने के लिए क्रेडिट स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट बैंकों ने इंट्रोड्यूस किया था। इसी चीज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। सिंस बारोअर्स में अवेल डिफरेंट क्रेडिट रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स बेस्ड ऑन देयर नीड। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कोई बारोअर होगा तो जरूरी नहीं सिर्फ एक ही बैंक से रिटेल क्रेडिट ले, एक ही बैंक से लोन ले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट डिफरेंट बैंक से ले सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से, मतलब वहाँ पर सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पर महंगा पड़ रहा है तो इसलिए इस बैंक से लेंगे। प्रोसेसिंग स्पीड में कोई बैंक 30 दिन में लोन प्रोसेस करके दे रहा है, कोई बैंक 3 महीने लगा रहा है, और अदर फीचर। तो इन सभी बातों के आधार पर वो अलग अलग बैंकों से क्रेडिट लोन लेता है, रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट्स को परचेज करता है। इट वाज फेल्ट दैट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर अराइविंग एट क्रेडिट स्कोर विल बी इफेक्टिव मिटिगेशन स्टेप। तो ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन जाए, ताकि उसकी सहायता से, उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की सहायता से हमें क्रेडिट स्कोर निकाल सकें, तो हम रिस्क को इफेक्टिवली मिटिगेट कर सकते हैं, उसका मिटिगेशन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो अब यही जो मैं आपको बता नहीं रहा था कि कोई कस्टमर आपके पास आता है तो हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता है। अब जब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बन जाएगा तो हमें उसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी। अगर मैं 3 बैंकों से लोन लिया हूँ, 1, 2 और 3, और चौथे बैंक के पास जाता हूँ, तो वो जैसे ही हमारा ये स्कोर चेक करेगा, क्रेडिट स्कोर चेक करेगा, तो उसको तुरंत ही पूरी डिटेल आ जाएगी कि हाँ आपने ऑलरेडी 3 बैंकों से लोन लिया हुआ है और हर एक में किस्तें सही समय पर चुका रहे हैं, या 2 लोन में सही से चुका रहे हैं, एक में आपने डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, वो सारी जानकारी मिल जाती है। तो इससे आइडिया लग जाता है। अब मान लीजिए कोई कस्टमर आता है, उससे तीनों के तीनों लोन ख़राब चल रहे हैं, वो कभी वापस ही नहीं कर रहा है, तो उसको चौथा लोन देने का कोई मतलब नहीं। हम सीधे से मना कर देंगे कि सर आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर ख़राब है, हम आपको लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये बात क्लियर हो गई। 4 तरीके के हमने रिस्क देखे जो कि क्रेडिट में होते हैं। क्रेडिट रिस्क कौन सा होता है? जब आपको पैसा वापस ना मिले। बिजनेस रिस्क, जब आपने रॉन्ग डिसीजन या रॉन्ग स्ट्रेटजी की वजह से पैसे आपका लॉस हो जाए। मार्केट रिस्क कब होता है? जब मार्केट प्राइस में चेंजेस हो जाए, इंटरेस्ट रेट वगैरह मार्केट में जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से। ऑपरेटिंग रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क आपका जो प्रोसेस फेलियर कर जाए, है ना, जैसे ब्रांच में सिस्टम का ख़राब हो जाना, या नेफ्ट वगैरह कर रहे हैं उस समय एक डिजिट गलत कर देना, कोई फ्रॉड कर देना, इस तरीके की चीज़ें जो है इस रिस्क में आती हैं। तो इन सभी रिस्क को कम करने के लिए और प्रोफेशनल अप्रेजल मैकेनिज्म को अपनाने के लिए ही बैंकों ने क्रेडिट स्कोरिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया था। इन्होंने ये भी कहा कि जो बारोअर होते हैं वो अलग अलग बैंकों से अलग अलग तरीके के क्रेडिट प्रोडक्ट को ले सकते हैं, डिफरेंट बैंकों से, अपनी नीड के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से, प्रोसेसिंग स्पीड, है ना, उनकी ज़रूरत क्या है उसके हिसाब से बैंक चूज कर लेते हैं, प्राइसिंग कहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम पड़ रहा है उसके हिसाब से, कितनी जल्दी कौन सा बैंक लोन प्रोसेस कर देगा, और अदर फीचर की वजह से वो अलग अलग बैंकों से लोन लेते रहते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जाए जहाँ पर वो सारी एंट्रियाँ इकट्ठा मिलें, और ताकि उसका क्रेडिट स्कोर जो है कैलकुलेट किया सके, और ये जो है रिस्क को मिटिगेट करने में फ़ायदेमंद रहेगा। दिस रिजल्टेड इन एडॉप्शन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, और इसकी वजह से ही, इसी सेंट्रलाइज डेटाबेस के बनने की वजह से ही क्रेडिट स्कोरिंग को अडॉप्ट कर लिया गया बैंकों के द्वारा। अब इसमें जो क्रेडिट स्कोरिंग होती है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसमें हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे क्रेडिट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्रेडिट स्कोरिंग इवॉल्व कैसे हुआ, तो इन सभी बातों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहला हम शुरू करेंगे
क्रेडिट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एवरी बारोअर सीक्स लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और एवरी लेंडर हाईएस्ट। तो देखिए जितने भी बारोअर होते हैं, जो लोन लेना चाहता है वो सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर चाहता है। वो चाहता है कि हमें अगर मार्केट में 8% मिल रहा है तो ये मुझे 6% पर दे दें तो अच्छा रहेगा। और जो बैंक होता है, जो लेंडर होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। वो चाहता है कि अगर मार्केट में 8% पर जा रहा है तो मैं 9% पर अगर दे दूँ तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। ये तो मतलब कॉमन सी बात है। तो फ्रेंड्स हर बैंक चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट वो कमा सके, और हर लोन लेने वाला ये चाहता है कि उसे कम सस्ते से सस्ते में लोन मिल सके, है ना। तो और साथ ही साथ में जो लोन देता है वो दो चीज़ें चाहता है। एक तो वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, साथ ही साथ में जो वो रिस्क ले रहा है उसके लिए भी प्रीमियम चार्ज करता है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कंपनी है जो ए रेटेड है, एक कंपनी है जो बी रेटेड है, तो अगर ए रेटेड को 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है तो बी रेटेड वाले को 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, क्योंकि इसके रिटर्न करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो ये जो 1% यहाँ पर 10% किया गया, तो 9% प्लस 1% एक्स्ट्रा, तो ये 1% वही रिस्क प्रीमियम है जो इस कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है, वही 1% उसका रिस्क प्रीमियम होता है। तो रिटर्न जो यहाँ पर जो लोन देता है वो चाहता है कि उसको एक तो प्रॉफिट हो, साथ ही साथ में प्रीमियम भी वो चाहता है, रिस्क प्रीमियम भी चाहता है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है भाई। अगर उसके पैसे नहीं वापस आते हैं तो उसकी अगर पैसे नहीं वापस आते तो इसके लिए रिस्क प्रीमियम उससे चार्ज करता है। 10% उसने ले लिया बी रेटिंग वाले से कि अगर मान लो नहीं भी लौटाता तो 1% कम से कम हम एक्स्ट्रा कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको कवर कर ले जाएंगे फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद में द रिस्क परसेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बारोअर। अब यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि हर एक कस्टमर के लिए जो रिस्क परसेप्शन है, किसी के साथ 80% का रिस्क जुड़ा हुआ है, किसी के पास में 70% का, और किसी के पास 30% का रिस्क जुड़ा हुआ है। हर एक कस्टमर के साथ में रिस्क परसेप्शन अलग है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बारोअर। आइडली शुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द देयर क्रेडिट हिस्ट्री। और ये कैसे पता किया जाता है कि कितना रिस्क किसके साथ जुड़ा हुआ है? वो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देख करके ही पता किया जा सकता है। लेकिन मतलब अभी कुछ समय पहले तक जो है लेंडिंग बैंक जो होते थे, जिन्हें लोन देना होता था, उनको अपने खुद के एक्सपीरियंस को यूज करना पड़ता था किसी इंडिविजुअल के साथ में इस असेसमेंट को करने के लिए। मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसा डेटाबेस नहीं होता था। अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है कि हमको लोन चाहिए, तो बैंक को अपना खुद का एक्सपीरियंस यूज करना पड़ता था, उनके पड़ोसियों से पूछना, जानकारी इकट्ठा करना, है ना, अपनी खुद की बैंक में देखना कि क्या इसने पहले कभी लोन दिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, और अगर लिया है तो वापस किया है कि नहीं वापस किया है। तो किसी भी इंडिविजुअल, फिर उसके बाद में अपना खुद का असेसमेंट उसे बैंक को करना पड़ जाता था। लेकिन अब ये बात चेंज हो गई है, अब ऐसा नहीं है। दैट हैज़ चेंज नाउ विद द एंट्री ऑफ एजेंसीज दैट असेस द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ पीपल। लेकिन अब ये बात बदल गई है, बैंक को खुद ये सारे काम नहीं करने हैं, क्योंकि एजेंसीज आ गई हैं, एंट्री हो गई है एजेंसीज की, जो असेस करती हैं, जो मूल्यांकन करती हैं किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्थीनेस का। अगर अब आपको लोन देना है तो आपको बस उस व्यक्ति का नाम बताना है, उसका जो भी डिटेल देनी है वो डिटेल आप देंगे, और बदले में वो एजेंसी, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो आपको बता देगी कि हाँ इनका क्रेडिट स्कोर कितना है। ठीक है फ्रेंड। तो द लेंडिंग बैंक कैन जज हाउ गुड अ बारोअर कैन बी बाय सोर्सिंग देयर क्रेडिट स्कोर फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज। तो अब क्या है, लेंडिंग बैंक जो है जज कर सकता है, मतलब ये देख सकता है कि कोई बारोअर कितना अच्छा है। कैसे ये बात पता चल सकती है? अगर उसका क्रेडिट स्कोर जो है चेक कर लिया जाए डिफरेंट एजेंसी से। एक ही एजेंसी से चेक करने की जरूरत नहीं, अगर 4 एजेंसी हैं तो अगर आप चाहते हैं तो चारों एजेंसी से आप ये चेक कर सकते हैं कि इस जो कस्टमर है इसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। ठीक है फ्रेंड। तो इन दिस कंटेक्स्ट क्रेडिट रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेंट इज क्रूशियल, तो बिकॉज गुड स्कोर कैन मेक द लोन फ्रेंडलियर विथ लोअर रेट्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इस कंटेक्स्ट में जो क्रेडिट स्कोर होता है एप्लीकेंट का, वो जो है क्रूशियल होता है। जो क्रेडिट स्कोर होता है फ्रेंड्स, वो आपका बहुत ही क्रूशियल रोल अदा करता है। क्रेडिट रिकॉर्ड कैसा है, पहले एप्लीकेंट ने लोन लिया है नहीं लिया है, क्योंकि अच्छा स्कोर तभी आएगा जब उसने पहले हिस्ट्री में, मतलब पहले जो लोन लिया उसमें डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा, और अच्छा अगर स्कोर रहेगा तो एक तो उसको जो है लोन फ्रेंडलियर लोअर इंटरेस्ट रेट, तो बैंक क्या करेगा, अगर उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो उसको इंटरेस्ट रेट भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर कर दिया जाता है, और बैंक थोड़ा तेज भी लोन जो है इसको प्रोसेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कस्टमर पैसे टाइम पर वापस कर देगा। तो ए लेंडिंग बैंक कैन सोर्स द क्रेडिट स्कोर ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी टू सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन दे फर्निश इन देयर लो एप्लीकेशन। तो अब क्या होगा कि बैंक क्या करेगा, जो क्रेडिट स्कोर है उसका, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से या एजेंसी से वो स्कोर लेगा, उसको जो है सप्लीमेंट कर लेगा
जो भी इन्फॉर्मेशन एक एप्लीकेशन जो भरता है लोन लेने के लिए कस्टमर, तो उसमें जो डेटा भरा है उसने और जो क्रेडिट स्कोर उसका आया हुआ है किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से, उन दोनों को मैच करवा करके हम ये देख सकते हैं या सप्लीमेंट के तौर पर रख सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि हमने पहले कभी लोन नहीं लिया है, उसका क्रेडिट स्कोर कह रहा है कि केवल 300 है, तो इसका मतलब है ना कि ये कस्टमर झूठ बोल रहा है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल सकती हैं। नाउ इफ़ एनी एप्लीकेंट हैज़ ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन अ बैंक लोन फ्रॉम वन बैंक, अब अगर किसी एप्लीकेंट ने पहले ही डिफ़ॉल्ट कर रखा है एक बैंक से, तो डिफ़ॉल्ट वुड ब्रिंग डाउन क्रेडिट स्कोर, तो उस डिफ़ॉल्ट करने की वजह से उसका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाएगा। और अगर जो है मतलब उसका स्कोर नीचे चला जाएगा और ये बात दूसरा बैंक चेक कर लेगा, और जब वो चेक कर लेगा तो इसको लोन नहीं देगा। अगर ऐसा ना हो पाता तो दूसरा लेंडर भी इस प्रॉब्लम में फंस सकता था। एंड इट कुड डिटरमाइन नॉट ओनली वेदर द एप्लीकेंट वुड गेट लोन आर नॉट, और इस बात से केवल यही नहीं पता चलता है कि उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, बल्कि इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट पर भी डिसाइड होता है कि इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाना है कि कम लगाना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतनी बात यहाँ पर क्लियर होती है फ्रेंड्स कि क्रेडिट स्कोरिंग क्या होती है। हमें पता चल गया कि हर जो लोन लेने वाला होता है वो चाहता है कि लो इंटरेस्ट रेट हो, जो लोन देने वाला बैंक होता है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम लोन दें। ठीक है, अब जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वो चाहता है उसे प्रॉफिट हो, साथ ही साथ वो अपना रिस्क प्रीमियम भी उसमें ऐड करना चाहता है। अगर मान लो ना लौटा पाओ तो रिस्क प्रीमियम हम आपके ऊपर चार्ज करेंगे। अब हर एक डिफरेंट बारोअर का जो रिस्क परसेप्शन है वो डिफरेंट होता है, और ये डिटरमाइन किया जाता है क्रेडिट हिस्ट्री से, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री से। पहले बैंक क्या होता था, अगर कोई कस्टमर लोन लेने आता था तो बैंक को अपने एक्सपीरियंस से ये पता करना पड़ता था कि जो है ये कस्टमर कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, डिफ़ॉल्ट किया है पहले कि नहीं किया, वो जानकारी खुद इकट्ठा करनी पड़ती थी पड़ोस से, जो लोन लेने वाला उसके पड़ोसी वगैरह से बातचीत करके। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, अब ये सीन चेंज हो गया है। नई जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनकी एंट्री होने की वजह से अब लोगों की क्रेडिट वर्थीनेस ये एजेंसी खुद चेक करके बताती हैं। अब लेंडिंग बैंक को सिर्फ इतना करना है कि वो क्या करेगा, क्रेडिट स्कोर को मंगवा लेगा कंपनी से और ये चेक कर लेगा कि ये बारोअर अच्छा है या नहीं अच्छा है। अब अगर जो है क्रेडिट रिकॉर्ड किसी एप्लीकेंट का अच्छा है तो उसको जो है अच्छा स्कोर मिलेगा, और अच्छा स्कोर मिलने की वजह से उसका लोन जो है फ्रेंडली नेचर में होगा, मतलब कहने का बैंक उसका लोन जल्दी पास कर देगा और इंटरेस्ट रेट भी कम लगाएगा। तो अच्छा क्रेडिट स्कोर होना कस्टमर के पास ज़रूरी हो जाता है। और लेंडिंग बैंक का अब इसमें क्या होगा, क्रेडिट स्कोर जो है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एजेंसी से क्रेडिट स्कोर को मंगवा लेगा लेंडिंग बैंक, और उसके बाद में इस चीज़ को चेक कर लेगा, जो भी एप्लीकेंट ने अपने एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको उससे मैच करवा सकता है और देख सकता है कि ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अब अगर किसी का एप्लीकेंट ने पहले ही डिफ़ॉल्ट कर रखा है एक बैंक से, जो लोन लिया उसको पैसे नहीं वापस किए हैं, तो इस डिफ़ॉल्ट की वजह से उसका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा तो ये बैंक उसको मना कर सकता है कि हम आपको लोन नहीं देंगे। और अगर ऐसा ना होता कि हमारे पास क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट ना होता तो इस बैंक को भी उसको लोन देना पड़ जाता। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, और क्रेडिट स्कोर पता करने से फ़ायदा हो जाता है कि एप्लीकेंट को लोन देना है या नहीं देना ये भी डिसाइड कर सकते हैं, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है वो बात भी हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। व्हाट इज़ क्रेडिट स्कोर, अब यहाँ पर बात की जा रही क्रेडिट स्कोर क्या होता है फ्रेंड्स। तो क्रेडिट स्कोर इज ए स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनस पास्ट क्रेडिट डीलिंग्स एंड रिप्रेजेंट्स हिज आर हर क्रेडिट डिसिप्लिन। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, एक जो है स्टैटिकल एनालिसिस होती है फ्रेंड्स किसी पर्सन की पास्ट क्रेडिट डीलिंग की, पहले उसने जो लोन वगैरह लिए हैं उसकी एक एनालिसिस की जाती है। ठीक है, और ये उसका जो पर्सन है उसका क्रेडिट डिसिप्लिन भी दिखाता है कि ये पर्सन जो है जो लोन लेने आया है वो क्रेडिट में मतलब जो लोन लेता है उसमें कितना डिसिप्लिन मेंटेन करता है, क्या ये टाइम टू टाइम ईएमआई भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये सारी बातें ही क्रेडिट स्कोर में पता चलती हैं। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इट इज़ एन स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ पर्सनस पास्ट क्रेडिट डीलिंग, किसी व्यक्ति ने पहले जो क्रेडिट डीलिंग कर रखी है पास्ट में उसकी जो है एक स्टैटिकल एनालिसिस होती है क्रेडिट स्कोर, और ये उसका क्रेडिट डिसिप्लिन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर इज एसेस, अब क्रेडिट स्कोर को एसेस कैसे किया जाता है, बेस्ड ऑन डीलिंग, जो उसने कस्टमर ने लोन लिया हुआ है, डीलिंग की हुई है क्रेडिट प्रोडक्ट में, जैसे होम लोन लिया है, ऑटो लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, पर्सनल लोन है, ओवरड्राफ्ट है, तो इन सभी जो आपके रिटेल प्रोडक्ट हैं इन सभी में जो उसने डीलिंग कर रखी है उन्हीं के आधार पर क्रेडिट स्कोर को एसेस किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है, इसको निकाला जाता है। क्रेडिट स्कोर कैन बी जनरेटेड बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड इवन बाय सेल्फ। अब क्रेडिट जो आपका स्कोर होता है फ्रेंड्स उसे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी जनरेट कर सकते हैं और इवन पर्सन खुद भी जनरेट कर सकता है। तो क्रेडिट स्कोर को जो है कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जनरेट कर सकता है,
और आदमी या जो लोन लेने वाला है वो खुद चाहे तो भी जनरेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितनी भी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, जिन्हें CIC कहते हैं फ्रेंड्स, आपका CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जो होती हैं, उनको मैंडेटरी कर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टू गिव अ फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट। FFCR होता है, फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट, FFCR देना है विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के, ऑन रिक्वेस्ट वंस अ कैलेंडर ईयर टू इंडिविजुअल। ध्यान रखेंगे कि एक साल में यानी एक कैलेंडर ईयर में किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति ने अगर रिक्वेस्ट की है तो उसको एक बार उसका क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फ्री में देना होगा सभी CICs को। और ये स्कीम जो है 1 जनवरी 2017 से लागू है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 4 क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियां हैं तो चारों कंपनियों से एक इससे है ना, एक इससे और एक इससे, यानी एक साल में वो 4 बार जो है ना, अलग अलग एक कंपनियों से एक बार वो क्रेडिट रिपोर्ट अपनी निकलवा सकता है, जिसे क्या कहते हैं, फुल क्रेडिट रिपोर्ट, फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट वो मांग सकता है, और वो भी विदाउट एनी चार्ज देनी पड़ेगी। ये RBI का मैंडेट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कंपलसरी किया है कि फुल क्रेडिट रिपोर्ट एक कैलेंडर ईयर में एक बार, 1 कैलेंडर ईयर में एक बार जो है फ्री ऑफ कास्ट देनी होगी, विदाउट एनी चार्ज देना होता है। ये 1 जनवरी 2017 से एप्लीकेबल है। ये आपसे पूछा सकता है कि साल एक कैलेंडर ईयर में कितनी बार जो है फ्री ऑफ कास्ट दे सकती है कोई भी CIC क्रेडिट रिपोर्ट को, तो सिर्फ एक बार फ्री ऑफ कास्ट देती है, उसके बाद में चार्जेबल हो जाता है या चार्ज देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। अ क्रेडिट स्कोर टेक्स अ स्नैपशॉट ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या करता है, जो कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट होती है उसका एक स्नैपशॉट टाइप कर लेता है और एडवांस एनालिटिक्स का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को 3 डिजिट नंबर में बदल देता है। ध्यान देंगे, 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देता है। क्रेडिट मतलब क्रेडिट रिपोर्ट लेगा कि कस्टमर ने पहले क्या क्या लोन लिया है, कैसे कैसे चुकाया है, उन सारी चीज़ों को एक साथ डेटा लेता है और एडवांस एनालिटिक्स का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को 3 डिजिट के नंबर में बदल देता है, और रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क ही ब्रिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। और ये जो ये 3 डिजिट का नंबर होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना रिस्क जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए लेकर के आ रहा है, वही 3 डिजिट के नंबर से रिप्रेजेंट होती है, जिसे ही क्रेडिट स्कोर कहते हैं। और क्रेडिट स्कोर की वैल्यू 300 से लेकर के 900 के बीच में होती है, 300 से 900 के बीच में होती है। कहने मतलब किसी भी कस्टमर का, जैसे मान लीजिए आप ही हैं, तो आपका पूरा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन का डेटा लेगा, एडवांस एनालिटिक्स का यूज करेगा और उसके बाद में इस पूरे डेटा को उठा करके एक नंबर में 3 डिजिट के नंबर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए 760 में या 780 कन्वर्ट कर दिया उसने, या फिर मान लीजिए 800 कन्वर्ट कर दिया, तो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपका निकल करके आ जाता है। तो ध्यान रखने वाली जो बात है, क्रेडिट स्कोर 3 डिजिट का होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना रिस्क जो है आप किसी पर्टिकुलर, मतलब कोई लोन दिया जाएगा तो आप कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व हो रहा है उस कस्टमर को लोन देने में, उसको बताता है। और क्रेडिट स्कोर की वैल्यू 300 से लेकर 900 के बीच में होती है। ध्यान रखेंगे, 300 से लेकर 900 के बीच में होती है। RBI ने ये गाइड भी किया हुआ है कि जब भी कोई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट की जाएगी किसी बारोवर की, तो सारी डिटेल्स उसमें दी जाएंगी, ऑल द मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कंज्यूमर लोन जो है, कमर्शियल लोन जो है, उन सभी बातों को एक साथ में ही उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी समझ लिया, क्लियर हो गया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। तो ये एक स्टैटिकल एनालिसिस होती है किसी कस्टमर की जो पास्ट क्रेडिट डीलिंग होती है उसका, ठीक है, और उसकी क्रेडिट डिसिप्लिन को ये रिप्रेजेंट करता है। और क्रेडिट स्कोर जो है जब एसेस किया जाता है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, उसने क्रेडिट डीलिंग जो की है, जैसे होम लोन, हाउस लोन, पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, इन सभी लोन्स के पास्ट हिस्ट्री को चेक किया जाता है और उसी के बेसिस पर क्रेडिट स्कोर को मूल्यांकन किया जाता है। क्रेडिट स्कोर जो है कोई क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी जनरेट कर सकता है, यानी जैसे बैंक वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं, और स्वयं एक व्यक्ति खुद भी जनरेट कर सकता है वेबसाइट वगैरह पर लॉगिन करके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी जितनी भी CIC हैं, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, उनको ये पूरी कहा हुआ है कि साल में एक कैलेंडर ईयर में एक बार किसी भी इंडिविजुअल को उसकी रिक्वेस्ट पर एक बार आपको फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट FFCR फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट आपको
विदाउट चार्ज देना होगा और ये स्कीम जो है 1 जनवरी 2017 से लागू है। तो क्रेडिट स्कोर क्या करता है, एक स्नैपशॉट लेता है कस्टमर के क्रेडिट रिपोर्ट को और एडवांस एनालिटिक्स को यूज करके इस इन्फॉर्मेशन को 3 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर देता है और ये 3 डिजिट नंबर ये बताती हैं कि कितना रिस्क वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लेकर के कस्टमर आ रहा है अगर हम इसको लोन देंगे। और जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है फ्रेंड्स वो 300 से लेकर 900 के बीच में रेंज करता है। आरबीआई ने ये भी कहा है कि जब आप जो है CIR क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जैसे अब इसमें होगा क्या, जैसे ही कोई बैंक लोन देता है तुरंत ही वो उस जानकारी को CIC को प्रोवाइड कर देता है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को, कि हाँ हमने इस कस्टमर को हाउसिंग लोन दिया हुआ है, 60 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है और ये इसकी किस्तें हैं, इतने इतने टाइम पर आई हुई हैं। तो ये जानकारी इसे ही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं और ये हर एक बारोअर के लिए बैंक को CIC को अवेलेबल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो RBI ने ये कहा है कि जब भी आप CIC को इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं तो सारी जानकारी आपको उससे देनी होगी। ऑल द मॉड्यूल से रिलेटेड, कंज्यूमर लोन जो दिया है, कमर्शियल लोन लिया है, वो सारे लोन की डिटेल आपको देनी होती है CIC को। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ है क्रेडिट स्कोरिंग का, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा है, क्या क्या कैसे हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। इट इज़ इन इट्स एम्ब्रियोनिक डेज रिटेल बैंकिंग इन इंडिया मीन टू लेंडिंग द रिच एंड एफ्लुएंट। तो शुरुआत के दिनों में अगर हम देखें तो रिटेल बैंकिंग जो थी वो केवल अमीर लोगों को लोन देने के लिए पर्पज से लाई गई थी। अगर हम यहाँ देखें शुरुआत के दिनों में क्या होता, रिटेल बैंकिंग में इंडिया में क्या करती थी, अमीर और एफ्लुएंट लोगों को ही जो है लोन देती थी। लेकिन एज लेंडर चेंज ग्रोथ, लेकिन जब चूँकि जो बैंक थे वो और ग्रोथ चाहते थे तो रिच और एफ्लुएंट लोगों की जब कमी पड़ी तो उन्होंने जो है लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को भी लोन देना शुरू कर दिया। अब जब लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को, अब देखिए जब आप अमीरों को दे रहे थे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप गरीबों को देने लगे, कम पैसे वाले लोअर इनकम ग्रुप को आपने जब देना शुरू किया तो अब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम उनकी जो है बारोअर की रीपे करने की एबिलिटी को कायदे से असेस करें। हमें पता चलना चाहिए। दिस कॉल फॉर सोफिस्टिकेशन टू एक्यूरेटली असेस द बारोअर एबिलिटी टू रीपे एंड टू करेक्टली प्राइस द लोन। तो अब जब कम इनकम वाले ग्रुप की तरफ आप बढ़े तो हमें एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम की ज़रूरत पड़ी कि हम बारोअर हमारा पैसा वापस कर पाएगा, इस बात को एक्यूरेटली एसेस करने की, मूल्यांकन करने की ज़रूरत पड़ी एंड करेक्टली प्राइस द लोन। और साथ ही साथ उस कस्टमर की रिस्क के हिसाब से ही उसको लोन का इंटरेस्ट रेट भी हमें चार्ज करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी है ना, हमें ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जब अमीरों को देते थे तो उनके पैसे लौटने के चांसेस ज़्यादा थे। अब गरीबों को देना शुरू किया है या कम इनकम ग्रुप को देना शुरू किया तो हमें ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत पड़ी कि भाई जो कस्टमर है वो पैसा हमारा लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा, इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए। टू अचीव दिस बैंक सॉट द असिस्टेंट ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए बैंकों ने क्या किया, हेल्प मांगी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से, CIC से हेल्प मांगी कि आप हमें जानकारी दीजिए कि ये जो कस्टमर आया है हमारे पास में वो कैसा है, क्या ये हमारे पैसे लौटा पाएगा या नहीं लौटा पाएगा। हु प्रोवाइड ए कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट। अब ये क्या करते हैं, जो CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी होती हैं, दे प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आर एवरी रिटेल क्रेडिट कस्टमर कंटेनिंग देयर वेरीफाइड एड्रेस, द एक्सटेंट ऑफ लोन दे हैव टेकन, वेदर आर नॉट दे हैव डिफॉल्टेड आर फेल टू रीपे एनी लोन ऑन टाइम आर इन फुल। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी CIC होती है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, वो क्रेडिट स्कोर देती है और एक कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट होती है जो कि अपने आप में बताएगी उसमें क्या क्या होगा। जो कस्टमर है हमारा, रिटेल क्रेडिट लेने वाला कस्टमर है, उसका वेरीफाइड एड्रेस होता है, किस मतलब कितने अमाउंट का उसने लोन लिया हुआ है, क्या उसने कभी डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया है, क्या वो फेल हो गया है पैसे वापस करने में किसी लोन को ऑन टाइम पर, या फिर पूरी तरह से ही फेल हो गया है, या कभी कभी किस्तें मिस की हैं। तो ये सारी जानकारी अब जो है CIC उनको देना शुरू कर दिया था। ग्लोबल एक्सपीरियंस सोच दैट मैनेजिंग रिस्क एंड नोइंग रिटेल कस्टमर इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। अब जो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया का जो अनुभव है, उसके हिसाब से वो बताता है कि रिस्क को मैनेज करना और रिटेल लोन जो लेने वाले कस्टमर हैं उनको जानना बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ग्लोबल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मतलब हमें जो है अगर रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो रिस्क को मैनेज करना और जो रिटेल लोन लेने वाले कस्टमर हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक जो एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं कि दुनिया में क्या हुआ था। फॉर इंस्टेंस व्हेन रिटेल क्रेडिट टुक ऑफ इन साउथ कोरिया एंड हांगकांग। ठीक है, तो जैसे साउथ कोरिया में और हांगकांग में जब रिटेल क्रेडिट स्टार्ट हुआ, मतलब रिटेल क्रेडिट मतलब हाउसिंग लोन, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ये सब जब स्टार्ट हुए साउथ कोरिया और हांगकांग में, तो बोथ कंट्रीज एक्सपीरियंस्ड लार्ज इंक्रीज डेड लोन्स। तो इनमें हुआ क्या कि इन दोनों कंट्रियों ने अनुभव किया कि मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेड लोन हो रहे हैं। डेड लोन फ्रेंड्स उन्हें कहते हैं
जिसमें कोई भी रिटर्न ना आए, मतलब आपने भले ही मॉर्टगेज वगैरह करा रखा है, उसके बावजूद भी आपको कोई पैसे लौटने की उम्मीद ना हो, तो उसे ही DUD डड लोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा कीवर्ड है, हो सकता है पूछ भी लिया जाए कि डड लोन क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हुआ क्या, साउथ कोरिया और हांगकांग में जब रिटेल क्रेडिट शुरू हुई, लोगों को लोन देना शुरू किया गया, तो दोनों कंट्रियों ने देखा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डड लोन आ रहे हैं, मतलब इनमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। तो मैकेंजी स्टडी, एक मैकेंजी कंपनी है जिसने स्टडी किया दैट उन्होंने शो किया कि लेंडर इन साउथ कोरिया एंड हांगकांग सफर्ड ह्यूज लॉस फ्रॉम डिफॉल्ट इन रिटेल लोन्स। अब भाई जब पैसे जा रहे हैं और वो डड लोन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा है, तो लॉस तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। साउथ कोरिया और हांगकांग में जो लेंडर थे जिन्होंने लोन दिया हुआ था, उन्हें रिटेल लोन में बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया है। इंडिविजुअल इन हांगकांग, अब हुआ क्या कि जो लोगों ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया कि वो दिवालिया हो गए। हांगकांग में लोगों ने इतना ज़्यादा लोन ले लिया, मतलब ऐसे समझ लीजिए दोनों हाथों से पैसे बट रहे थे, और वो मतलब खूब खर्चा किया और उसका में बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। और जो लोग दिवालिया हुए हैं वो ऑन एवरेज 14 डिफरेंट कार्ड के होल्डर थे, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिला करके एक व्यक्ति के पास ऑन एवरेज 14 कंपनियों के या 14 टाइप के कार्ड उनके पास अवेलेबल थे, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, 6 कंपनियों के डेबिट कार्ड, 5 बैंकों के क्रेडिट कार्ड, इस तरीके से ऑन एवरेज जो 14 कार्ड के मालिक होते थे। और जो उनका औसतन जो कर्जा था वो हमारे देश के हिसाब से लगभग 32 लाख रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से औसत कर्जा था। मतलब अब आप सोचिए कि अगर क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट नहीं था, इस वजह से ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी को यही नहीं पता। आप देखिए यहाँ पर 14 कार्ड इशू हो जा रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना कि बाकी की 13 कंपनी को नहीं पता कि जो है मतलब जो 14वीं कंपनी है उसको ये नहीं पता कि इसने 13 कार्ड ऑलरेडी ले रखे हैं, इसलिए उसको 14वां कार्ड फिर पकड़ा दिया। तो इस तरीके की सिचुएशन थी, क्रेडिट स्कोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पैसा खूब मतलब जो भी आता था उसको लोन दे दिया जाता था। तो उसका ये नुकसान हुआ कि हांगकांग में अब आप देख ही रहे होंगे कि दिवालिया होने के, ये फिगर्स और नंबर्स याद रखने की यहाँ पर फ्रेंड्स नीड नहीं है, बस केवल ये समझने के लिए है कि हाँ मतलब हांगकांग में क्या स्थिति हुई थी जब क्रेडिट लोन मतलब जो है रिटेल लोन शुरू हुए थे। उसी तरीके से हांगकांग में क्या हुआ आपका, हांगकांग में 42 गुना मंथली सैलरी जो थी फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी मंथली सैलरी थी, अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो उसके ऊपर जो कर्जा था वो ऑन एवरेज 4,20,000 रुपये का कर्जा था, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में 21 टाइम्स है। ध्यान देंगे कि यूएस में जो भी अगर मान लीजिए कोई $10,000 कमाता है तो उसके ऊपर जो कर्जा है वो $4,20,000 का है, यानी सॉरी $2,10,000 का है, 21 गुना कर्जा है। जबकि हांगकांग में 42 गुना कर्जा था। अब आप देखिए इन मतलब अमेरिका वैसे समृद्ध देश है, लेकिन उसके बावजूद उसका दूना जो है मतलब हांगकांग में लोगों ने कर्जा लिया हुआ था, इसीलिए ये लोग दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए। और ये सारी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई, क्योंकि हमने रिटेल में डिसिप्लिन नहीं लेकर के आ पाए हैं। साउथ कोरिया में भी क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड के जो यूजेज थे वो 90% बढ़ गए। 1999-2001 के बीच में 90% क्रेडिट कार्ड यूजर की बढ़ोतरी हो गई, मतलब हर कोई क्रेडिट कार्ड लेकर के रखे हुए खर्चा कर रहा है। एंड डिलिक्वेंट अकाउंट्स ऑलमोस्ट क्वाड्रपल्ड, मतलब कहने का जो अकाउंट्स थे, जो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट थे उनमें डिलिक्वेंसी थी, मतलब पैसे समय पर ना वापस करने की आदत पड़ी हुई थी लोगों थी, और वो 4 गुनी हो गई थी, 4 गुनी क्वाड्रपल हो चुके थे। तो मतलब साउथ कोरिया में भी इनडिसिप्लिन देखा गया एक तरीके से फ्रेंड्स। ओके, तो ये है जो अगर हम देखें यहाँ पर रिटेल, अगर हम क्रेडिट स्कोर का यूज ना करें तो क्या नुकसान हो सकता है। तो क्रेडिट ब्यूरो, अब यहीं पर ही क्रेडिट ब्यूरो या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी क्रेडिट स्कोर की नीड फील होती है। तो अ क्रेडिट ब्यूरो ट्रैक्स द इंडेप्टनेस एंड रीपेमेंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल बारोअर ऑन लोन्स दे हैव टेकन फ्रॉम बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल। तो जो क्रेडिट ब्यूरो होता है वो देखता है कि कहीं ये बैंकरप्ट होने वाला कस्टमर तो नहीं है। रीपेमेंट हिस्ट्री उसकी देखता है किसी भी इंडिविजुअल बारोअर की, जो भी लोन उसने लिए हुए हैं, चाहे बैंक से लिए हुए हों, चाहे एनबीएफसी से लिए हुए हों, चाहे किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, उन सभी लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री को ये चेक कर रखता है अपने पास, ट्रैक रखता है कौन, क्रेडिट ब्यूरो जो कंपनियां होती हैं। इट आल्सो कंटेन सर्टन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब जो आपको क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिलती है वो उसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होती है कस्टमर की, हर बारोअर की, जैसे उसका नाम, उसकी एज, उसका वेरीफाइड पेमेंट, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी उस इन्फॉर्मेशन मतलब उस जो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है या क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट जो होती है उसमें ये सारा डेटा होता है। द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में कलेक्ट की जाती है, विच इज मेड अवेलेबल टू लोन इशूइंग मेंबर, और इसे अवेलेबल करवाया जाता है जो भी मेंबर लोन इशू करता है
कस्टमर्स को उनको ये अवेलेबल करवाई जाती हैं। यूजिंग द CIR क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय ब्यूरो, बैंकर शुड बी एबल टू अवॉइड डिजास्टर्स लाइक नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। ठीक है, मतलब जो भी अब इसको यूज करके CIR क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को यूज करके जो ब्यूरो द्वारा दी जाती है उसको यूज करके जो ये डिजास्टर है जैसा कि हांगकांग और साउथ कोरिया का हमने एग्जांपल देखा, उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज अगर जो नहीं करता है तो उसको हम क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करेंगे। अब किसी के पास में 14 कार्ड जा रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग का अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे शुरुआत हुई रिटेल की। उसका ढेर सारा लोगों ने लोन लिया, दिवालिया हो गए। उसी चीज़ से बचने के लिए इनकी क्रेडिट हिस्ट्री का डेटा बनाया गया और क्रेडिट स्कोर का डेवलपमेंट हुआ है। तो शुरुआत के दिनों में रिटेल बैंकिंग इंडिया में केवल अमीरों और एफ्लुएंट लोगों के लिए ही होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ये कम इनकम ग्रुप की तरफ भी गए और उनको भी लोन देना शुरू किया, क्योंकि हम भी ग्रोथ चाहते थे, बैंक भी ग्रोथ चाहता था, इसलिए लो इनकम ग्रुप की तरफ भी गए। अब जब लो इनकम ग्रुप की तरफ गए तो हमें उस पर्सन की, उस बारोअर की एबिलिटी टू रीपे को अच्छे से एक्यूरेटली एसेस करने की ज़रूरत महसूस हुई। ठीक है, वहीं पर ही क्रेडिट स्कोर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए असिस्टेंस है मांगी गई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से। CIC से कहा गया कि आप हमें जानकारी दीजिए किसी भी बारोअर के बारे में, और वो क्या जानकारी देते हैं, हर एक इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में वो जानकारी देते हैं। उनका वेरीफाइड एड्रेस क्या है, नाम क्या है, एज क्या है, ये सारी जानकारी, साथ ही साथ कौन कौन सा लोन उसने लिया है, किस किस बैंक से लिया हुआ है, कितने अमाउंट का लिया हुआ है, क्या कभी डिफ़ॉल्ट किया है, क्या कभी फेलियर हुआ है कि पूरा पूरा पैसा ही ना दिया हो, ये सारी जानकारी वो प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल एक्सपीरियंस से भी ये पता चलता है कि रिस्क को मैनेज करना और रिटेल लोन कस्टमर, जिन कस्टमर को हम रिटेल लोन दे रहे हैं उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जानेंगे तो नुकसान होगा, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पर देखा हमने। साउथ कोरिया और हांगकांग में क्या हुआ कि जब रिटेल क्रेडिट शुरू हुई, लोगों को लोन मिलना शुरू हुआ, तो लोन जो है बांट दिए गए, लेकिन वो बहुत सारे डेड लोन में कन्वर्ट हो गए, DUD डेड लोन में कन्वर्ट हो गए। और डेड लोन का मतलब ऐसा लोन जिसमें कोई भी रिटर्न की उम्मीद ना हो। मैकेंजी की स्टडी बताती है कि इसकी वजह से साउथ कोरिया और हांगकांग में बहुत सारा लॉस सफ़र करना पड़ा, जिन बैंकों ने लोन बांटा था। जब इंडिविजुअल जो हांगकांग में मतलब दिवालिया हो गए, उनके पास में ऑन एवरेज एक एक व्यक्ति के पास में 14 कार्ड थे। मतलब ऐसे समझ लीजिए HDFC का भी डेबिट कार्ड है, ICI का भी डेबिट कार्ड है, SBI का भी डेबिट कार्ड है, कई सारी कंपनियों मतलब बैंकों के डेबिट कार्ड भी ले रखे हैं, कई सारे बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे कार्ड ले रखे हैं। 14 कार्ड एक एक आदमी ले करके और सब में से पैसे खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और उनके ऊपर जो औसतन कर्जा था, एक एक व्यक्ति के ऊपर 32 लाख रुपए का कर्जा था, और जो जितनी भी मंथली सैलरी थी उसका 42 गुना जो है उनके ऊपर कर्जा था। जितना मंथली कमाते उसका 42 टाइम्स ऑन एवरेज उनके ऊपर कर्जा था, जबकि अमेरिका में ये 21 गुना है और हांगकांग में 42 गुना पहुंच गया था। साउथ कोरिया में भी क्रेडिट कार्ड का यूजेज 1999 से 2001 के बीच में 90% बढ़ गया, यानी पहले 100 लोग यूज करते थे, अब लगभग 200 लोग यूज करना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ में जो अकाउंट इनके ख़राब थे, जहाँ पर पेमेंट नहीं लौट पाती थी, वो 4 गुना हो चुके थे। मतलब कहने की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, ख़राब हो गई है। तो एक क्रेडिट ब्यूरो क्या करता है, इसी जगह पर क्रेडिट ब्यूरो ट्रैक करता है रीपेमेंट हिस्ट्री को। किसी इंडिविजुअल बारोअर ने जो पैसा उधार लिया है उसमें उसकी क्रेडिट रीपेमेंट हिस्ट्री को अच्छे से ट्रैक करता है। जो भी लोन उसने लिए हुए हैं, चाहे बैंक से, NBFC से, किसी से भी लिए हैं, उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री को अच्छे से ट्रैक करता है। इसमें और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंटेन होती हैं। किसमें? जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है फ्रेंड्स, उसमें कहाँ से लोन लिया है, रीपेमेंट का क्या स्टेटस है, कभी डिफ़ॉल्ट किया है या नहीं किया। इसके अलावा उसका नाम बारोअर का, उसकी एज, परमानेंट एड्रेस जो कि वेरीफाई किया जाता है वो भी होता है। ठीक है, ये सारी जानकारी दी जाती है। द इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सारी जानकारी CIR क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में इकट्ठा की जाती है और इसे लोन इशूइंग मेंबर को अवेलेबल करवाया जाता है CIC द्वारा। और ये CIC के पास कैसे आता है, मैंने आपको बताया, अगर आप बैंक में लोन लेने आएंगे तो आपका लोन का सारा डेटा CIC को शेयर कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में CIC क्या करेगा, अब मान लीजिए आप दूसरे B2 बैंक में गए, B1 बैंक में एक आदमी आया, उसने लोन लिया, तो वो जानकारी CIC के पास चली गई। अब B2 में अगर आप लोन लेने के लिए ये पर्सन फिर से B2 दूसरे लोग बैंक के पास जाता है, तो ये बैंक क्या करेगा, CIC से वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, CIC इसको इन्फॉर्मेशन देगा। अगर मान लो B2 ने भी इसको लोन दे दिया, तो जो लोन देगा उसको फिर से CIC क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी को भेज देगा। तो अब क्या होगा, इस तरीके से ये जो डेटाबेस है ये बैंकों के द्वारा दिए गए डेटा से ही फीड कर करके अपडेट होता रहता है और रिपोर्ट बनती रहती
है। अब यूजिंग द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ब्यूरो द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, बैंक जो है अवॉइड कर सकते हैं कि मतलब ऐसे कस्टमर को हम लोन ना दें जो कि हमारा पैसा ले करके बैठ जाए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्रेडिट स्कोरिंग के बारे में। इसमें 1-2 लेक्चर और आएंगे आपके पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। आगे हम ये देखेंगे कि क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किसी का क्रेडिट स्कोर किन किन वजहों से ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें देखनी है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।